Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने इडियम स्टार्ट किए हुए हैं और फर्स्ट क्लास जो इडियम्स का था उसमें आपने जाना कि इडियम और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है और फिर हमने कुछ और इडियम्स पढ़े। तो अभी तक आपने 40 के अराउंड इडियम्स पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हुए आगे इडियम्स और पढ़ेंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो आप देखिए यहां पे इडियम्स लिखा हुआ है आपके सामने एक और, दैट इज इन्स एंड आउट्स, जो कि लास्ट क्लास का लास्ट इडियम था। और हमने कैसे सीखा था इसको, देखो इन्स का मतलब अंदर से और आउट्स का मतलब बाहर से, यानी अंदर और बाहर से जब किसी चीज की जानकारी दी जाती है तो वो पूरी डिटेल में होती है। तो इसका मीनिंग हमने क्या याद कर लिया था, फुल डिटेल में, पूरा इन अ डिटेल, पूरी डिटेल में कोई चीज मिलते हैं तो उसको बोलते थे इन्स एंड आउट्स। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है हमारे सामने कि टू बी अंडर वेदर। टू बी अंडर वेदर, अब देखो आपने देखा होगा वेदर कभी चेंज होता है, अलग अलग तरह से वेदर बढ़ता रहता है, कभी ठंड ज्यादा कभी गर्मी ज्यादा, वेदर ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप समझो कि उस सिचुएशन में लोग बीमार हो जाते हैं। तो अंडर वेदर का मतलब राइटर क्या कहना चाह रहा है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं बीमार होने से रिलेटेड हो सकता है कि आप अंडर वेदर, वेदर की चपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है जैसे ही वेदर चेंज होता है। तो आप ध्यान देना कि टू बी अंडर वेदर का मतलब वेदर के अंडर में आ जाना, उसकी चपेट में आ जाना। तो आप यहां से एक मीनिंग बना सकते हैं ना कि टू नॉट फील वेल, अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, बीमार हो गए हैं। टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी एक तरह से बीमार महसूस करना, बीमार हो जाना, उस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं इडियम के रूप में, टू बी अंडर वेदर। कैसे याद किया जाएगा कि वेदर के अंडर आना, वेदर के चपेट में आना, जैसे ही वेदर बदलता है ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और इसका मीनिंग भी बन रहा है टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। इससे याद करना है आपको इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अब इसमें देखिए मीनिंग क्या है कि वंस का मतलब एक बार, ब्लू मून दिखा है क्या कभी आपको? मून का मतलब क्या है, मून, और मून का कलर क्या होता है, जनरली व्हाइट दिखता है हमें। लेकिन आप देखो यहां ब्लू लिखा हुआ है, तो आप समझो ऐसा तो नहीं होता, अगर हुआ भी तो कभी कभार होगा। एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। और इसका मीनिंग अब क्या बन रहा है, देखो वेरी रेयरली, रेयरली कोई चीज होती है, कभी कभार, ऑलमोस्ट नेवर, या कभी भी नहीं होती है। ठीक है, यानी ऐसा वर्ड ले सकते हो, या तो कभी भी नहीं हुआ है और फिर या बोल सकते हो वेरी रेयरली। जैसे मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं मॉल जाता हूं और मुझे पता है कि मैं मॉल नहीं जाता हूं, या कभी कभार एक आध बार चला जाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द मॉल, यानी कभी कभार मैं मॉल जाता हूं या फिर कभी भी नहीं जाता हूं। ये इसके रिस्पेक्ट में मीनिंग बनेगा कि वंस इन अ ब्लू मून, कि ब्लू मून तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, कभी कभार कह सकते हो, जनरली तो व्हाइट मून होता है। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। बस ये याद करने का तरीका है। ठीक है, थोड़ी इमेजिनेशन बनानी जरूरी होती है जब हम इडियम्स को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आप ध्यान दें। आगे लिखा है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। अब यहां पे बीन्स लिखा है, तो आप ध्यान रखना, इससे याद कर लो मिस्टर बीन। आपने मिस्टर बीन जानते हो गए, कॉमेडी वगैरह का वो यूट्यूब पे चैनल चलता है, उसका वो वीडियोस बनाते हैं। मिस्टर बीन्स याद आया होगा आपको इससे, बीन से, और स्पिल का मतलब वो स्लिप कर गया है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो ना अलग अलग सीक्रेट्स को लोगों के बताता रहता है। ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या है, टू लीक द सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को क्या कर देना, लीक कर देना, रिवील कर देना, जिसको बोलते हैं हिंदी में पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश करने को क्या बोल सकते हैं, स्पिल द बीन्स। मिस्टर बीन क्या करता है, बड़े बड़े लीडर्स की पर्दों को फाश करता है, यानी उसको
पूरा उनका जो राज है, सीक्रेट है, उसको क्या कर देता है, वो लीक कर देता है। लीक द सीक्रेट, या बोल दो रिवील द सीक्रेट। मिस्टर बीन याद करना है इससे आपको कि उसने क्या किया, स्पिल द बीन्स किया है। बीन से याद आएगा मिस्टर बीन, जो कि किसी के सीक्रेट्स को रिवील कर देता है, पर्दा फाश कर देता है अपनी कॉमेडी के थ्रू। इससे ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखने होंगे। देखो नेक्स्ट लिखा है थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन, थिक का मतलब समझ लो बहुत भारी है, थिक है बहुत हैवी है, ठीक है, कठोर है। और थिन का मतलब क्या हुआ, पतला हो गया। तो अब थिक भी है और थिन भी है, तो आप समझो कि कभी कभी आपके सामने कैसी कंडीशन आती है, कभी थिक आती है और कभी थिन आती है, यानी अच्छी बुरी कंडीशन आती है। तो आप कह सकते हो अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन में, हर हालात में, थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। कुछ लोग हमारा साथ देते हैं अच्छे और बुरे वक्त में, ठीक है, चाहे वो टफ टाइम हो चाहे कैसा भी टाइम हो। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि थिक और थिन दोनों तरह से, ठीक है। थिक का मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया एक तरह से, और थिन का मतलब हम लाइट मान के चले, हल्का, यानी अच्छा और बुरा कैसा भी कंडीशन हो उसके थ्रू कुछ लोग हमारी हेल्प करते हैं। जैसे माई फ्रेंड सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा हर कंडीशन में क्या करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है। तो अंडर ऑल कंडीशंस, हर कंडीशंस में, हर हालात में क्या बनता है, थ्रू थिक एंड थिन। इस तरह से इसको याद कर लेना, छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू और इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखो अ स्नेक इन द ग्रास, अब सोचो कि ग्रास में स्नेक है तो दिखेगा क्या आपको, नहीं। जनरली ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, खेत होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ग्रास में जनरली स्नेक्स हो जाते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, ठीक है, वो दिखते नहीं है। तो एक छुपा हुआ क्या है, एक तरह से छुपा हुआ दुश्मन है वो क्या है, एक छुपा हुआ दुश्मन है। तो क्या लिखा है, अ हिडन और सीक्रेट एनिमी। एक हिडन छुपा हुआ, एक सीक्रेट एनिमी है, दुश्मन है वो। यानी स्नेक जो ग्रास में होता है वो दिखता नहीं है, अचानक से सामने आता है और अपना पॉइजन वो क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है पर्सन के ऊपर। तो वो हमारे लिए क्या होता है, छिपा हुआ दुश्मन होता है। तो अगर स्नेक कहां दिख रहा है आपको ग्रास में, जिसको बोलते हैं आस्तीन का सांप बोलते हैं हिंदी में, तो यानी कहने का मतलब छुपा हुआ दुश्मन, जो हिडन आपका क्या होता है, दुश्मन होता है। आपको लग रहा है कि वो दुश्मन नहीं फ्रेंड है, लेकिन निकलता क्या है, वही आस्तीन का सांप निकलता है, वही दुश्मन निकलता है, जिसको बोल दिया जाता है अ स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन और सीक्रेट एनिमी, दैट मींस आस्तीन का सांप बोल सकते हो आप इसको, ठीक है जी। इस तरह से याद रखना, यानी याद ऐसे रखना है कि ग्रास में अगर स्नेक है तो दिखेगा नहीं और वो हमारा दुश्मन ही है, ठीक है, दोस्त नहीं है। अगर आपको दिख जाता है तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे लिए क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन और सीक्रेट एनिमी, दुश्मन है वो आपका। आगे देखो, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। अब कितने आवर होते हैं जी, अगर हम वॉच देखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है ना, और 12 तक चलता है। और 12 देखो, 12 का मतलब तो 12 हो गया, ठीक है। तो हम अगर 11 देखेंगे तो वो लास्ट आवर हो गया एक तरह से, लास्ट आवर। तो 11th क्या है, एट 11th आवर, जो 11वां आवर होता है वो एक तरह से लास्ट आवर होता है। तो हम कह सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट, किसी भी लास्ट समय पर, लास्ट मोमेंट पर, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, कि जितना टाइम दिया था उससे थोड़ा सा पहले, यानी 12 बजे का टाइम लास्ट होता है, उससे थोड़ा सा पहले क्या होगा, 11 बजे। तो 11th आवर से राइटर बोलना चाह रहा है कौन सा समय, लास्ट मोमेंट का समय, जो डेडलाइन दी है उससे थोड़ा सा पहले का समय। तो एट द 11th आवर का मतलब हुआ एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, थोड़ा सा समय पहले, लास्ट समय पर। लास्ट समय पर, लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे एक्शन होते हैं कि जैसे वी वॉन द कॉन्टेस्ट एट द लास्ट टाइम, ऐसा बोलोगे। अगर हम चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं वी वॉन द कॉन्टेस्ट एट द 11th आवर, यानी लास्ट मोमेंट पे, सबसे लास्ट में जाके, इतना क्लोज मैच हुआ, लास्ट मोमेंट पे मैच जीत गए, यानी इस तरह से हम यूज कर सकते हो एट द 11th आवर। क्लियर हो गया ना, 11th आवर का मतलब लास्ट आवर होता है, लास्ट का मोमेंट होता है, इसीलिए
आगे देखिए, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? नगाड़े, ढोल धमाके, ठीक है। और ब्लो मतलब मान लीजिए बजाना, ठीक है, बजाना, क्या बजाना? वंस ऑन, ऑन का मतलब खुद के ट्रम्पेट को बजाना, खुद के ढोल बजाना। अब खुद के ढोल का मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहे हो, आप अपने आप ही आपकी तारीफ कर रहे हो, तो इसका मतलब टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने खुद के ही आप ट्रम्पेट बजा रहे हो, अपने खुद के ही क्या कर रहे हो? प्रेस, प्रशंसा कर रहे हो। तो प्रेस वन सेल्फ, खुद की प्रेस करना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, बोस्ट का मतलब क्या है? डींगे मारना, बड़ी बड़ी डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। और किसके बारे में? अबाउट देयर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तारीफ करना। ये क्या बन जाता है आपका? टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जो कि नहीं करना चाहिए। अपनी तारीफ अपने मुंह से थोड़ी ना करनी चाहिए, सामने वाला बोलेगा तो अच्छा लगेगा ना सुनने में, लेकिन आप अपनी तारीफ अपने आप कैसे कर सकते हो ना? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तारीफ मजा तब आता है जब हम नहीं, अपने आप नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बोले तो अच्छा लगता है। अपने आप तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो हमें कभी भी टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट नहीं करना है, ठीक है ना। तो टू ब्लो वंस, ब्लो मतलब बजाना हो गया, वंस ऑन खुद का हो गया, ट्रम्पेट मतलब नगाड़े, ढोल धमाका। आप क्या कर रहे हो? अपना ही खुद ढोल धमाका बजा रहे हो, यानी अपने बारे में दूसरों को जगह जगह पे जाके बता रहे हो कि आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो। गलत है। प्रेस वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट की शाबाशी देना, तारीफ करना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना, ये सब। तो ये सब का मीनिंग क्या बना? टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आगे देखिए, ठीक है। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग्स। देखो, अब कोस्ट का मतलब कीमत होता है, कीमत। अब कीमत क्या है? आर्म्स, कि कुछ चीजें आपने अपने आर्म्स पे, बाजुओं पे, यानी हम शर्ट वगैरह लेते हैं, ध्यान रखा होगा। आर्म्स की चीजें, वॉच हो गई, ठीक है। आर्म की चीजें क्या क्या है? आर्म की चीजें वॉच हो गई, शर्ट डालते हैं वो हो गई। और लेग के लिए हम जीन्स डाल लेते हैं, बेल्ट डाल लेते हैं, शूज डाल लेते हैं। अब सारा कुछ एक साथ खरीदोगे तो महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा। तो याद रखना है कि कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी। आर्म के लिए क्या क्या लिया आपने? शर्ट ली, ठीक है, वॉच लिया। लेग के लिए आपने जींस लिया, शूज लिया। ये आपके लिए हो गया बहुत महंगा। तो इसका मतलब ये क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव पड़ेगा वो आपको। जब कोई कॉस्ट, कीमत किस किस की लगाओगे? आर्म की सारी चीजों की। कौन कौन सी जी? आपने शर्ट ले ली, वॉच ले ली, और फिर लेग के लिए भी क्या क्या ले लिया आपने? जींस ले लिया, शूज ले लिया। तो ये सब मिला के क्या बन जाएगा? वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली बन गया। तो इसका मतलब भी क्या होता है? वेरी एक्सपेंसिव। इसको याद रखना, इस तरह से याद करने का तरीका है। नेक्स्ट देखो, अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे। अब थ्रो का मतलब समझते हो? फेंकना। थ्रो का मतलब, सॉरी, स्टोन का मतलब है क्या? पत्थर। स्टोन का मतलब पत्थर हो गया, थ्रो का मतलब फेंकना, और अवे का मतलब दूर फेंक दिया आपने, ठीक है। अब देखो, स्टोन, अब मान लो आपके पास बहुत भारी स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है, भारी स्टोन है। अब आप उसको दूर फेंकना चाह रहे हो। क्या आपसे दूर गिरेगा या थोड़े डिस्टेंस पर गिर जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हमारे थोड़े डिस्टेंस पर गिर जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस पर गिर जाएगा। अब भारी स्टोन, आपको ये इमेजिनेशन बनाना है कि स्टोन का मतलब यहां पे भारी स्टोन है, बड़ा स्टोन है। बड़ा स्टोन अगर आप दूर फेंकोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे जा पाएगा। और इसका मीनिंग भी देखो क्या लिखा हुआ है? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब थोड़े दूरी की बात करते हैं, कम दूरी की बात करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है? अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो का याद करने का तरीका क्या होगा कि भारी पत्थर को अगर आप फेंकोगे, कितनी दूर जाएगा वो? अवे का मतलब दूर है, कितनी दूर जाएगा? बहुत कम दूर, बहुत कम दूर। तो एट स्टोन्स का मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी पर जाएगा, कम दूरी पर। ये इसका मीनिंग है। आगे देखिए, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स। अब देखो हमें क्या करना है? ईयर्स। अब ईयर्स का मतलब हम समझ पा रहे हो, कानों की बात कर रहे हैं। बी का मतलब होना हो गया, ऑल का मतलब सारे, ठीक है। अब सभी लोग अपने कानों से सुनते हैं। जब लेक्चर को पढ़ाया जाता है ना, तो सब लोग क्या है? ऑल का मतलब सारे लोग अपने अपने कानों को। तो इसका मतलब जब ऐसा होता है, बड़ा ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं।
तो अगर सभी लोग अपने ईयर्स को यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? टू लिसन वेरी अटेंटिवली, पूरे चौकन्ना होके, पूरा चौकन्ना होके, फुली अलर्टनेस के साथ, पूरे अलर्टनेस के साथ, पूरी अटेंटिवली किसी चीज को सुनना, लिसन वेरी अटेंटिवली, केयरफुली, ये सब क्या बनता है? टू बी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। किसको सुन रहे हैं? लेक्चर को। कैसे सुनते हैं लेक्चर को क्लास में? बिल्कुल अलर्टनेस से, क्योंकि हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो ध्यान से सुनना पड़ता है। सुनोगे तभी समझ में आएगा, तभी डाउट आएंगे, ठीक है ना? सुनोगे तभी डाउट आएगा, तभी समझ में आएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आई अच्छी, नहीं आया समझ में तो और अच्छी बात है, तो अपना डाउट क्लियर करा करो आप, ठीक है? तो टू बी ऑल ईयर्स का मतलब हुआ कि सभी स्टूडेंट ध्यान से, लिसन वेरी अटेंटिवली लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आगे देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर का मतलब समझ रहे हो? अच्छा मौसम, अच्छा मौसम फ्रेंड। अरे अच्छे मौसम का फ्रेंड का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ आपकी सपोर्ट तब करता है जब आपके पास अच्छी कंडीशन है, बुरे वक्त में नहीं आता वो आपके सामने, अच्छे वक्त में, क्योंकि फेयर वेदर अच्छा लग रहा है उसको, ठीक है? उसको बैड वेदर अच्छा नहीं लगता है, उसको फेयर वेदर अच्छा लगता है। तो फेयर वेदर का मतलब जब अच्छा मौसम बनता है तब आपका फ्रेंड बन जाता है, जब बुरा मौसम होता है तो पीछे हट जाता है। तो ऐसे फ्रेंड को क्या बोलते हैं? अ सेल्फिश फ्रेंड। फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, जो दोस्त आपका अच्छे समय में है, बुरे समय में नहीं है, उस फ्रेंड को क्या बोल दिया जाता है? अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जो आपका अच्छी स्थिति में ही हेल्प करेगा, बुरी स्थिति में कोई हेल्प नहीं, उसको कोई मतलब नहीं आपसे। ऐसे फ्रेंड को अगर मैं सेल्फिश फ्रेंड बोलूं तो गलत नहीं है, अ सेल्फिश फ्रेंड बोल दो, या फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, उसको बोल दिया जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम वाला फ्रेंड। इससे याद आ जाएगा आपको, अच्छे मौसम वाला फ्रेंड का मतलब क्या कहना चाह रहा है। देखो आपको समझना है थॉट राइटर का, कि जो वर्ड यूज करते हैं वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो हिडन मीनिंग को समझना की जरूरत पड़ती है, छिपा हुआ मीनिंग समझने की जरूरत पड़ती है, रटना नहीं है, थोड़ा इमेजिनेशन बना के, लॉजिक लगा के समझने की जरूरत पड़ती है, तब याद होगा, फिर भूलोगे नहीं आप। एक बार याद होगा, भूल नहीं पाओगे फिर आप, ठीक है जी? आगे देखिए, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब राइटर क्या बोलना चाह रहा है? कि एक ही बोट में, सेम बोट में, ठीक है? अब मान लो जैसी कंडीशन में मेरा फ्रेंड है वैसी ही कंडीशन में मैं हूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि वी आर इन द सेम बोट। We are in the same boat these days. That means to be in the same difficult situation as someone else. यानी उतनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जितना कि कोई और है। यानी दो लोग जब एक जैसी खराब कंडीशन में होते हैं तो क्या बोल देते हैं अपने लिए कि वी आर इन द सेम बोट। वी आर इन द सेम बोट का मतलब जैसी कंडीशन में आप बुरे में वैसा ही मैं, तो इसको बोल दिया जाता है इन द सेम बोट, to be in the same difficult situation as someone else। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना कि सेम बोट का मतलब एक कंडीशन में, यानी जैसी खराब कंडीशन सामने वाले की वैसे ही मेरी, तो इसको बोल दिया जाता है इन द सेम बोट। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन देखो जिसको बोलते हैं सातवें आसमान पर, ऐसा कोई हिंदी में मीनिंग बनता है, सातवें आसमान में बोल देते हैं। आजकल तो ये सातवें आसमान में है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, सातवें आसमान का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन सातवें की जगह 7 नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का मतलब बोलना चाह रहे हैं सातवें आसमान पे। ठीक है, तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, हर लेवल पे अच्छा स्थिति बन रहा है उसके लिए, तो उस तरह से वो बन जाता है ऑन क्लाउड 9, जिसको हिंदी में बोलते थे सातवें आसमान में। ठीक है, आजकल ये बहुत महसूस कर रहा है सातवें आसमान में, तो दैट मींस वो कैसा महसूस कर रहा है? ही इज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, ही इज फीलिंग ऑन क्लाउड 9, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, ऑन क्लाउड 9 का मतलब 9 तो है, 9 से 9 नहीं 7 याद करना है आपको, 7 सातवें आसमान पर। दैट मींस क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, बहुत खुश है, हैप्पीनेस दिख रही है उसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए, पुल, टू पुल समवन्स लेग। पुल समवन लेग्स,
किसी की, जैसे हम क्या करते हैं, किसी को परेशान करने लग जाते हैं, किसी की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पुल समवंस। पुल का मतलब खींचना, समवंस लेग किसी की टांग को खींचना। टांग खींचने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को परेशान कर रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी को टीज कर रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं हम? पुल समवंस लेग। तो इसका मीनिंग भी क्या बनता है? टू टीज समवन और प्लेइंग अ जोक विद समवन। प्लेइंग अ जोक विद समवन यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, परेशान करना, क्या होता है? पुल समवंस लेग। किसी की टांग खींच रहे हो आप। टांग खींचने का मतलब क्या होता था? मजाक उड़ा रहे हो उसको, जोक कर रहे हो उसके साथ, ठीक है? इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। आगे देखिए हमने, टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर यानी एक तरह से उसका ईयर उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है? टर्न का मतलब बदल गया है। टर्न का मतलब क्या होता है? बदलना। और कैसे बदल गया कि उसको ईयर डेफ हो गया, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई नहीं दे रहा है का मतलब अनदेखा कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। सुनता है लेकिन देखो, अब क्लास में कोई बच्चा बैठा है तो ध्यान से लेक्चर को सुनता भी है, लेकिन एक आध बच्चा ऐसा भी तो होता है जो इग्नोर करता है टीचर्स की बातों को, ध्यान से सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है? टर्न और डेफ ईयर, अपने आप को बदल देता है किसमें? डेफ ईयर में। इसका मतलब क्या होता है कि वो अटेंशन देना नहीं चाहता, वो ध्यान से अटेंशन नहीं देना चाहता कि भाई कुछ भी चल रहा है, उसका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। तो इसका मीनिंग भी क्या बन रहा है? देखो इसका कि टर्न अ डेफ ईयर का मतलब बनता है टू पे नो हीड और अटेंशन, इन टू बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन हो गया है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल, ठीक है? तो इसका मतलब टू पे नो हीड और अटेंशन, बिल्कुल भी ध्यान ना देना, जो कोई बोल रहा है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना, ठीक है? टू पे नो हीड और अटेंशन मतलब टू टर्न अ डेफ ईयर, उसने अपने कानों को बंद कर लिया है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हो, तो इसका मतलब वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे याद कर लेना, ठीक है जी? आगे देखिए, अब टू सी आई टू आई। अब देखो, हम कभी कभी बातचीत करते हैं तो हम किसी के आंखों में देखते हैं, ठीक है? हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे आ गए हैं, हम आंखों से बातें कर रहे हैं, देख के सामने फेस टू फेस बातें चल रही हैं। लेकिन देखो, हम आई टू आई कांटेक्ट तब करते हैं जब हम किसी की बात से अग्री हैं, सहमत हैं। अगर हम सहमत नहीं है तो कुछ समय के बाद हम आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे उसको, ठीक है? आई टू आई का मतलब समझ रहे हो कि जब हम किसी की बातों से अग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, तो इसका मतलब हुआ टू सी आई टू आई का मतलब किसी की आंखों में देखना, किसी की आंखों में आई टू आई देखना, तो मतलब हम उससे अग्री हो चुके हैं, पूरी तरह से उसकी बातों से सहमत हो चुके हैं। टू बी इन फुल अग्रीमेंट, टू एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से सहमत हो जाना, एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाना। टू बी इन फुल अग्रीमेंट, टू एग्री विद ईच अदर, इसका मतलब टू सी आई टू आई, क्योंकि आई टू आई तभी देखा जाता है जब हम किसी की बातों से पूरी तरह से सहमत होते हैं, हमें जिस पर ट्रस्ट होता है, उसकी बातों पर विश्वास हो रहा है, तब हम ऐसा करते हैं, टू सी आई टू आई। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरह से इसको याद रखेंगे कि आंखों से आंखों में मिला के कब देखते हैं? जब हम किसी से सहमत हो जाते हैं, ऐसा याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है? जैसे आप हिंदी में बोलते थे ना कि जैसा पिता वैसा बेटा, ऐसा बोल देते थे हिंदी में कि जैसा पिता वैसा बेटा। ये तो बहुत कॉमनली यूज कर लेते थे कि जैसा फादर है वैसा ही उसका सन है, जैसा पिता वैसा ही उसका बेटा है। तो उसके लिए एक इडियम बना हुआ है, देखो कि अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक का मतलब बोलना चाह रहे हैं फादर, और चिप का मतलब बोलना चाह रहे हैं सन, कि जैसा फादर वैसा सन, यानी समवन इन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, यानी वो अपने पिता के जैसा ही है, अपने पिता के जैसा ही है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो चिप का मतलब यहां सन हो गया, और ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक का मतलब फादर हो गया, क्योंकि फादर तो ओल्ड होते हैं। तो क्या लिखा है? अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक की चिप है वो, यानी अपने फादर का वो बेटा है। तो क्या बोलेंगे? समवन इन इज सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने पिता के जैसा होना, उसी के गुण उसके अंदर आ गए हैं, जैसा पिता वैसा बेटा। इस तरह से इसको याद किया जाएगा। नेक्स्ट, एट वंस विट एंड। विट, देखो विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं बुद्धि से बनता है, ठीक है? अब क्या हो गया? बुद्धि का एंड हो गया है, खत्म हो गई है।
अब मान लो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसका मीनिंग देखो, टू एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या हुआ, टू बी पजल्ड हो गया है, परप्लेक्स्ड हो गया है, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कंफ्यूज होना। टू बी परप्लेक्स्ड, टू बी पजल्ड, टू बी कंफ्यूज्ड, क्या मतलब हुआ, एट वंस विट एंड, कि जब किसी का बुद्धि का अंत हो जाता है, विट का अंत हो जाता है, तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। किसी भी काम में करेगा ना तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका है कि सही क्या है और उसके लिए गलत क्या है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस वर्ड को बड़े ध्यान से इसको याद रखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टू कॉल इट अ डे। अब देखो, टू कॉल इट अ डे, तो हम अ डे में हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, डे में हम बहुत सारे काम करते हैं, और मान लो काम के दौरान कॉल आ जाती है, कॉल आ जाती है, डे में काम कर रहे हो, कॉल आ गई है, तो क्या करोगे, इस कॉल को आज नहीं किसी और दिन अटेंड करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम पोस्टपोन कर देते हैं कॉल्स को कि आज नहीं कल बात करेंगे, आज हम बहुत बिजी है। अ डे, दिन के समय में आप काम करते हैं, इसे याद करना कि दिन समय में काम करते हो, और कॉल आई है तो कॉल को आपने क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट डे के लिए। और इसका मीनिंग क्या है, स्टॉप अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी किसी दिन के लिए, अदर डे के लिए, ठीक है, बाकी दिन के लिए, यानी किसी चीज को स्थगित कर देते हो, काम को पोस्टपोन कर देते हो, तो इसका मतलब होता है स्टॉप अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी समय के लिए, बाकी दिन के लिए एक्टिविटी को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, टू कॉल इट अ डे, ठीक है, नेक्स्ट दिन के लिए आप उसको पोस्टपोन कर देना। आगे देखिए, फेदर वंस ऑन नेस्ट। फेदर का मतलब पता है, इसको मीनिंग से याद कर सकते हो। फेदर का मतलब क्या होता है, फेदर का मतलब होता है पंख टाइप, पक्षी के पंख होते हैं बर्ड्स के, तो फेदर हो गया। और वन ऑन्स नेस्ट, नेस्ट का मतलब क्या है, एक तरह से घोंसला होता है नेस्ट का मतलब ना, ठीक है, नेस्ट का मतलब घोंसला है, जैसे पक्षियों का घोंसला होता है उनका नेस्ट होता है। तो अ फेदर वंस ऑन नेस्ट, कि आप अपने खुद के, ठीक है, मीनिंग समझना, आप खुद के नेस्ट में ही, घोंसले में ही पंख लगाते चले जा रहे हो, ठीक है, और किसी से मतलब नहीं है आपको, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फेदर क्या कर रहे हो, फेदर वंस ऑन नेस्ट, अपने ही नेस्ट में पंख लगाते चले जा रहे हो, मनी इकट्ठी करते चले जा रहे हो। इसका मतलब वो पैसा आप बेईमानी से कमा रहे हो, बेईमानी से किया हुआ काम, बेईमानी से किया हुआ पैसा, उसको बोल देते हैं मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत ढंग से पैसा कमाना, मेक मनी, पैसे कमाना, इन एन इम्प्रॉपर वे, एक गलत तरीके से पैसों को कमाना, क्या होता है, फेदर वंस ऑन नेस्ट, कि आप अपने नेस्ट में ही फेदर इकट्ठे करते चले जा रहे हो, यानी पंख लगाते चले जा रहे हो, किसी के से आपको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बुरे काम से आप पैसा कमा रहे हो, ये याद रख लेना, इससे याद आ जाएगा आपको, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखिए, टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम, पाम का मतलब हथेली। आपने देखा होगा कि जब भी कभी रिश्वत देनी होती है, ब्राइब, रिश्वत देनी होती है, तो सीधा पांव हथेली पे रखते हैं, ठीक है, उसकी हथेली पे कुछ पैसे रखते हैं, और फिर वो, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, मार्केट में चले जाते हैं और पुलिस वाले रोक लेते हैं, ठीक है, पुलिस वाले ने रोक लिया तो आप क्या करते हो, साइड में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कई बार, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि क्या करते हैं, साइड में लेके जाते हैं उसको, और साइड में लाके कुछ पैसे उसके हाथ पे रख देते हैं, उसके पांव पे रख देते हैं, उसके पांव पे, उसके हथेली पे ग्रीस लगाते हो आप, ग्रीस का मतलब पैसे रखते हो उसके। और जब हम ऐसा पैसा किसी को दे रहे हैं तो एक तरह से हम उसको रिश्वत दे रहे हैं, और रिश्वत देना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो, टू ग्रीस द पाम, तो ये हम किसी के हथेली पे पैसे रख रहे हैं, दैट मीन्स टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन, ब्राइब का मतलब रिश्वत हो गया, और वह बन सकती है तो टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, तो क्या होता है, टू ग्रीस द पाम, यानी किसी की हथेली पे पैसों को रख देना, क्या होता है, ब्राइब देना होता है, रिश्वत दी है, ये ध्यान रखना। चलिए, टू होल्ड योर हॉर्सेस। अब मान लो आपने देखा होगा कि कई बार पुराने जमाने में टांगा चलता था, ठीक है, और हॉर्सेस दो दो तीन तीन उस पे होते थे,
इमेजिनेशन करो राजा महाराजा की, तो उसकी कमान उनके हाथ में होती थी ना, सारथी के हाथ में उसकी कमान होती थी, तो उसको होल्ड करके रखता था। होल्ड का मतलब क्या हुआ? अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखना मतलब किसी को एक ही स्थिति में रखना, ठीक है, उसको रोक के रखना, उसको होल्ड करके रखना। तो टू होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है टू बी पेशेंट, धैर्य बना के रखना, बिल्कुल स्टेबल रहना, स्लो डाउन, रोक कर रखना, रोक देना, स्टॉप कर देना, स्लो डाउन कर देना, स्टॉप कर देना, ब्रेक लगाना। टू बी पेशेंट का मतलब होता है टू होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखने का मतलब उसको वहीं संभाल के रखो, ठीक है, उसको रिमेन स्टेबल रखो, या फिर उसको स्टॉप करके रखो, रोक करके, यानी आप स्लो डाउन भी कह सकते हो उसको, ठीक है जी। इस तरह से ध्यान रखना। आगे, टू गेट कोल्ड फीट। अब देखो किसी के कोल्ड फीट हो जाए, कोल्ड फीट का मतलब बहुत ठंडे पैर हो गए हैं, उसके पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो डरने लगेगा। क्या होने लगेगा? वो डरने लगेगा। और इसका मीनिंग भी क्या है? फियर, लूज कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो देगा, डरने लगेगा, क्योंकि टू गेट कोल्ड फीट, क्योंकि उसके फीट ही क्या हो गए हैं? कोल्ड हो गए हैं, ठंड के मारे उसकी जान निकलने जा रही है, तो वो क्या हो जाता है? डर जाता है। मीनिंग क्या बन जाता है? डरना, ठीक है। आगे देखिए, अंडर अ क्लाउड, क्लाउड के अंडर आना। देखो डार्क क्लाउड, सोचो जरा, डार्क क्लाउड के अंदर आप आ गए हो, यानी आप पर क्या कहते हैं, आप पर बादल, काले बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं कई बार हम कि तुम पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इसका इंडिकेशन पता क्या होता है? कि आपको शक की नजर से देखा जा रहा है, ठीक है, कोई आपको नोटिस कर रहा है, आप पर शक किया जा रहा है, तो क्या बोलते हैं कि काले बादल तुम्हारे पर छा गए हैं। दैट मीन्स क्लाउड अंडर, क्लाउड के अंडर आ रहे हो, आप काले बादलों के अंदर आ रहे हो। अंडर सस्पिशन और अनट्रस्टवर्दी का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और अंडर सस्पिशन का मतलब जो शक की निगाहों में आ जाता है, ठीक है, जिसे शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अंडर अ क्लाउड। यू आर अंडर अ क्लाउड दीज डेज, आजकल आप शक की निगाहों में हो, आप पर शक किया जा रहा है। तो अंडर का मतलब अंडर में, और क्लाउड का मतलब ब्लैक क्लाउड, काले बादल आप पर मंडरा रहे हैं, शक किया जा रहा है, आपका सस्पिशन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका, आप 65 हो गए। अब थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, 2 मिनट, देखते हैं आप कितने याद कर पाए। थोड़ा मैंने आपको क्लूज दिया है, ठीक है, जस्ट याद करने का तरीका दिया है, ऐसे याद करोगे डेफिनेटली आपको याद होंगे। तो देखते हैं आप कितने याद कर पा रहे हो, इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं आप कितने याद कर पाए अभी तक। देखो, तो सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ बीच में से लिखता हूं, आप बताना क्या होगा। हम लिखते हैं जैसे वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, हमने देखा था ब्लू मून क्या है? वो कभी कभार होता है, ठीक है। इसका मीनिंग भी क्या था? रेयरली या फिर सेल्डम, रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, ये मीनिंग बनेगा उसका। फिर स्पिल द बीन्स, मिस्टर बीन्स, याद आया? मिस्टर बीन क्या करता था? सीक्रेट को रिवील कर देता है, पर्दाफाश कर देता है, याद रखना इसको। फिर आता है थ्रू थिक एंड थिन का मतलब कि आपका फ्रेंड थिक और थिन दोनों कंडीशन में आपकी सपोर्ट करता है। टू सपोर्ट अंडर ऑल कंडीशन, हर कंडीशन में, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, सपोर्ट करने वाले को बोल देते हैं थ्रू थिक एंड थिन बोल देते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, सोचो ग्रास में स्नेक होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रास में जो स्नेक है वो दिखेगा नहीं, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो एक तरह का हमारा दुश्मन है, और सीक्रेट एनिमी है, यानी आपके लिए वो एक छिपा हुआ, आपका एक हिडन क्या है? दुश्मन है। इसको याद रखेंगे आप इस तरह से। एट द 11th आवर, भाई देखो ना, 12 लास्ट घंटा होता है, लेकिन 11th आवर का मतलब वही तो लास्ट हुआ ना, लास्ट आवर, लास्ट मोमेंट की बात करनी हो, एट द लास्ट मोमेंट की बात करनी हो, डेडलाइन से बिफोर, तो लिखा जाता है एट द 11th आवर। फिर आता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने खुद के ही ढोल बजा रहे हो, आपके खुद के ढोल बजाओगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रहे हो। प्रेज वनसेल्फ, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, से याद आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आर्म में कौन कौन सी चीजें हैं? सारी खरीद ली, लेग वाली सारी चीजें खरीद ली। कितना महंगा हो गया सारा सामान, तो मीनिंग क्या बना? वेरी एक्सपेंसिव। स्टोन थ्रोस अवे, मुझे पूरा विश्वास है कि भारी पत्थर जब दूर फेंकोगे तो तुम्हें
पता है ज्यादा डिस्टेंस नहीं होने वाला, अ शॉर्ट डिस्टेंस होगा। ऑल ईयर, सभी स्टूडेंट पूरे कान से मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, तो मतलब टू लिसन वेरी अटेंटिवली। फिर फेयर वेदर फ्रेंड, कैसा फ्रेंड होता है? सेल्फिश फ्रेंड होता है, जो अच्छे वक्त में आपका फ्रेंड होता है, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। इन द सेम बोट, इसका मतलब जैसी कंडीशन में सामने वाला वैसी कंडीशन में हम, तो क्या बोला जाता है? इन द सेम बोट। ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पर। क्लाउड कहां होते हैं? आसमान में, और सातवें आसमान में, लेकिन लिखा 9 होगा, होता 7 है। तो सातवें आसमान में कब बोलते हैं? जब कोई इंसान पूरा खुश होता है, इस तरह से। पुल्स वंस लेग, किसी की टांग खींचते हैं, इसका मतलब उसको चिढ़ा रहे हैं, उसके हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ मजाक कर रहे हैं। टू टर्न ए डफ ईयर, इसका मतलब है कि वो डेफ हो गया है ईयर में, उसने अपने आप को बदल लिया है, मतलब वो चाहता नहीं, कुछ नहीं समझना चाहता, इग्नोर कर रहा है। नो पे, टू पे नो हीड और अटेंशन, ठीक है। सी आई टू आई कब देखते हैं? याद आया? जब हम किसी से सहमत होते हैं, अग्री हो जाते हैं। फिर आता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये याद आ गया होगा। ओल्ड ब्लॉक का मतलब फादर, चिप का मतलब सन, यानी जैसा पिता वैसा बेटा। वेरी गुड, ये तो याद था आपको। एट वंस विट्स एंड, विट्स का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कंफ्यूज हो गया है। वेरी गुड। कॉल इट अ डे, अगले दिन के लिए टाल देना। फेदर वंस ऑन नेस्ट, अपने नेस्ट में ही फेदर इकट्ठा कर रहा है, दैट मीन्स बुरे काम से पैसे कमा रहा है, इनप्रॉपर वे से। टू ग्रीस द पाम में क्या रखते हो? रिश्वत रखते हैं, तो मीनिंग क्या है? टू ब्राइब समवन। टू होल्ड योर हॉर्सेस को आप होल्ड करके कब रखते हो? जब उनको रोकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, तब, ठीक है। फिर आता है टू गेट कोल्ड फीट, अब बहुत ज्यादा कोल्ड फीट हो जाता है ना, जब बहुत ठंड लगती है, फीट कोल्ड हो जाते हैं, तो डरने लगता है इंसान, डरने लगता है, फियर हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, शक की निगाहों में चले जाना, अंडर अ क्लाउड, इस तरह से, ठीक है ना। तो आज की क्लास में फिर से हमने 25 इडियम्स को पढ़ा है, और ये 25 इडियम्स आप इसको लर्न करेंगे, फिर मैं इसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा। फिर से एक बार वीडियो देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम आए तो। ये जो डेली देखो वीडियो को, और आप इसको नोट्स बनाते चले, कितने इडियम्स आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम स्टाइल के कुछ इडियम्स है, इसको याद करेंगे। आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से इडियम स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और इडियम्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।